आज हम करेंगे जी टैक्सेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि सारा टैक्सेशन ऑलमोस्ट कवर कर देगा आपका, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन आप इजीली से क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज़ फ्रॉम, जो हमारा जो नॉर्मल ईयर होता है वो 1 जनवरी से शुरू हो जाता है। तो जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा शुरू होता है जी 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर। तो इसके बेसिस पे ही हम इनकम टैक्स और बाकी सारे टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टैक्सेस इन इंडिया आर लिवाइड बाय, इंडिया में जो टैक्सेस है वो कौन इकट्ठे करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड है लोकल अथॉरिटीज़, और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो टैक्सेस इंडिया में सारे ही इकट्ठे करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेता है, स्टेट गवर्नमेंट भी, और लोकल अथॉरिटीज़ भी कुछ एरियाज में कलेक्ट करते हैं अपने टैक्सेस। ठीक है, लोकल अफेयर्स के रिलेटेड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which article states that no tax shall be levied or collected except by the authority of law? तो इसका आंसर होगा जी आर्टिकल 265 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बताता है कि कोई भी टैक्स लगाया या कलेक्ट नहीं किया जाएगा बिना एक कोई लॉ बनाए, मतलब पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लॉ पास होगा, उसके बाद ही टैक्स लगाया जाएगा या फिर कलेक्ट किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया इज़ गवर्नड बाय, इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्स है वो किससे गवर्न होता है जी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस 1963 से। एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 में आया था, तो उससे ये पावर लेता है और इससे हमारा जो डायरेक्ट टैक्सेस इंडिया में गवर्न होते हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कस्टम ड्यूटी इज़ टैक्स ऑन, कस्टम ड्यूटी जो होती है वो किस पे टैक्स है? द क्वेश्चन इज़ कस्टम ड्यूटी इज़ टैक्स ऑन, कस्टम ड्यूटी जो है वो किस चीज़ पे टैक्स होता है? पहला ऑप्शन है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरस्टेट टैक्स, नन ऑफ दीज। तो कस्टम ड्यूटी जो हमारी है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगती है। ठीक है, और ये भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आ जाता है जैसे इनकम टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, DDT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और बहुत सारे हैं जैसे MAT मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। और इनडायरेक्ट में आ जाता है हमारा GST, कस्टम, एक्साइज, ये सारा आ जाता है इनडायरेक्ट में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी के साथ। GST इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन, GST इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था भाई 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, याद रखना ये 101 अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ठीक है, इसको याद रखना है 1 जुलाई 2017 को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस GST वॉज, GST इंडिया में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 में। तो उससे पहले भी GST बहुत सारी कंट्रीज़ ने, बहुत सारी नहीं कहूँगा, मतलब इससे पहले 4 कंट्री, मतलब इंडिया 4th कंट्री है GST लागू करने वाली। तो उससे पहले 3 कंट्रीज़ में ऑलरेडी GST था। तो सबसे पहली जो कंट्री है वो है फ्रांस, उसके बाद जर्मनी सेकंड, थर्ड हमारा हो गया ब्राज़ील, और फोर्थ है इंडिया। इंडिया में जो GST लागू हुआ है वो 1 जुलाई 2017 को हुआ है। ठीक है, 101 अमेंडमेंट, ये याद रखना है आपको, पक्का क्वेश्चन मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, अभी जो एक्साइज का पेपर देने जा रहे हैं संडे को, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान से इस चीज़ों को अच्छे से देख लें और
दिमाग में बिठा लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर हाउ मैनी स्लैब्स इन जीएसटी। जीएसटी में कितने स्लैब्स हैं? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में कितनी स्लैब्स हैं? एक है जी 0%, एक है 5%, एक है 12%, एक है 18%, एक है 28%। तो ये कुल मिला के हो गई 5 स्लैब्स। तो आंसर होगा 5। जीएसटी में 5 स्लैब्स हैं, ठीक है। तो ये मतलब डिसाइड होता है कौन सा लग्जरी गुड है, कौन सा नॉन लग्जरी गुड है, कौन सा एसेंशियल गुड है। जैसे एसेंशियल गुड्स पे 0% लगता है, मतलब एग्जेम्प्टेड होते हैं वो, और मोस्ट लग्जरी गुड्स पे 28% लगता है, जैसे इंपोर्टेड कार्स हो गई सेक्टर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? तो जीएसटी ऑप्शन देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कैग। तो जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन होता है वो होता है जी हमारा यूनियन का फाइनेंस मिनिस्टर। अभी हमारे कौन है? निर्मला सीतारमन जी। तो याद रखना है जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, ठीक है। ये मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है। और आप मुझे एक और बताएंगे कि जोनल काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है। पेपर में आ सकता है ये जोनल काउंसिल को, इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको। इसका चेयरमैन होता है होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर साहब होते हैं चेयरमैन जनरल काउंसिल के। और नीति आयोग का होते हैं प्राइम मिनिस्टर। मैं बता देता हूँ आपको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए बच्चों। नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और जनरल काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो होता है होम मिनिस्टर। और जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो होगा फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है? जो इंक्रीज करता रहता है, मतलब बढ़ता रहता है, ठीक है। कैसे बढ़ता रहता है? मान लो जैसे इनकम टैक्स की एग्जांपल लेते हैं। हमारी इनकम बढ़ी तो टैक्स बढ़ गया। इनकम बढ़ने पे टैक्स बढ़े तो वो हो गया प्रोग्रेस हो गया ना टैक्स में, तो वो हो गया प्रोग्रेसिव टैक्स। तो इनकम टैक्स होगा इसका आंसर, ठीक है। वैट जो है वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि पेट्रोल पे लगता है ना, तो अगर वैट बढ़ेगा तो क्या होगा? जो रिच लोग होंगे, अमीर लोग होंगे, उनको तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। और जो पुअर गरीब लोग होंगे उन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा ना, उनको मतलब अफेक्ट करेगा जो वैट का बढ़ना। तो ये हो गया रिग्रेसिव टैक्स। इसका मतलब होता है रिग्रेसिव टैक्स, मतलब जो अमीर को उसका फ़र्क ना पड़े और गरीब पे जब वो ज़्यादा मतलब इम्पेक्ट करे, तो वो होता है रिग्रेसिव टैक्स। एक होता है जी प्रोपोर्शनल टैक्स। वो फिक्स रहता है, जैसे 5%, 10%, 18%, ये फिक्स रहता है, ठीक है। ये होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी हमने पीछे पढ़ा था कितने स्लैब्स में है? 5 स्लैब्स में है, 0, 5, 12, 18 और 28। और इनमें से बताना है हमें किस पे जीएसटी नहीं लगता। याद रख लो कंसेप्ट क्या है। अगर प्रोसेस्ड फूड होगा या कोई भी चीज़ प्रोसेस्ड होगी तो उस पर जीएसटी लगेगा। इनमें से प्रोसेस्ड एग्स कोई प्रोसेस्ड नहीं है, ये रॉ है, तो ये एग्जेम्प्टेड होगा। मिल्क हाँ एसेंशियल कम्युनिटी है, इस पर भी नहीं लगेगा जीएसटी। न्यूज़पेपर भी याद रखना है आपको, इस पर भी जीएसटी नहीं लगता। तो इसका आंसर होगा जी ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? 4th, ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से किसी पे भी जीएसटी नहीं लगता, ये जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेवाइड बाय ग्राम पंचायत। इनमें से कौन सा टैक्स ग्राम पंचायत लगाती है, ठीक है। सेल्स टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स, टैक्स ऑन लोकल अफेयर्स, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा जी टैक्स ऑन लोकल अफेयर्स। मतलब अपनी मर्जी से पंचायत लोकल अफेयर्स के रिलेटेड टैक्स लगा सकती है। जैसे कोई गांव में हमारे फंड इकट्ठा करते हैं या टैक्स लगाते हैं ना
कि जैसे कि जिसके पास इतनी लैंड है वो इतना टैक्स देगा, उस हिसाब से मतलब डिवाइड कर लेते हैं ना। मतलब कोई भी जैसे कोई कुछ भी करना हो गाँव में तो उसके लिए टैक्स लगा सकता है, पंचायत लगा सकती हैं लोकल अफेयर्स के रिलेटेड, बाकी कोई टैक्स नहीं लगा सकती। सेल्स टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स, ये सब टैक्स नहीं लगा सकती, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। न्यू इनकम टैक्स रिजाइम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्लैब्स। नई जो इनकम टैक्स रिजाइम आई है उसमें कितने स्लैब्स हैं? उसमें है जी 5 स्लैब्स। कौन से 0 से 3 लाख एग्जेम्प्टेड, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20% टैक्स, और अबव 15 30% टैक्स, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो होगी 5 स्लैब्स। तो इसका आंसर होगा जी 5 स्लैब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज रिलेटेड टू टैक्स सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा जी लेफर कर्व। लेफर कर्व इज रिलेटेड टू टैक्स। जैसे ये बोला जाता है कि अगर हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, ये मान लो रिवेन्यू है, ये है टैक्स अगर बढ़ा रहे हैं कुछ हद तक है ना, रिवेन्यू बढ़ रहा है, स्टेट का, गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ रहा है, एक 30% के आसपास एक लिमिट आ जाती है जब रिवेन्यू कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब इसके आगे हम टैक्स बढ़ाएंगे तो रिवेन्यू कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर टैक्स इवेजन होने लग जाता है। मतलब लोग जो हैं इतना टैक्स नहीं भर पाएंगे तो वो टैक्स चोरी करने लग जाते हैं, तो सरकार का रिवेन्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो वो होता है लेफर कर्व, ठीक है। लेफर कर्व हमें बताता है कि जो पहले इनिशियल स्टेज में अगर टैक्स बढ़ाएंगे तो रिवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन आफ्टरवर्ड्स अगर बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा देंगे तो रिवेन्यू कम होता जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, लेफर कर्व। बाकी कर्व भी देख लेते हैं। इसमें फिलिप्स कर्व जो है, फिलिप्स कर्व है अनएम्प्लॉयमेंट वर्सेस इन्फ्लेशन, ठीक है। ये उल्टा रिलेशन बताता है, मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, ठीक है, ये याद रखना है आपको। गजनेट कर्व क्या है? ये इनइक्वालिटी कर्व है, ठीक है। ये मतलब इनकम और इनइक्वालिटी में कंपैरिजन बताता है। एंजल कर्व भी है, मतलब ये भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट कर्व, इसके बारे में आप पढ़ के आना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया? आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। तो ये बताना है आपको, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा जी राजा चेटिया इज़ नोन एज फादर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा जी 1। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि सब बच्चों के पास पहुंच जाए वीडियो और अच्छा स्कोर कर पाएँ पेपर में। थैंक यू।